हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है भूपेंद्र गंगवार और आज फिर अपने एक नई राह की तरफ बढ़ चुके हैं जहां अपने लेक्चर नंबर 9 को देख रहे हैं। ठीक है ना। यहां पर अपने पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना। ये होती क्या है ये देखते हैं और इसे रिप्रेजेंटेड कराने का तरीका है अपने देखते हैं IP से आयनाइजेशन पोटेंशियल और IE से आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने देखा सबसे पहले हमारा कोई क्या है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट है उसमें हम देखते हैं कोई भी एटम है, ये हमारा एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एटम के सेल्स हैं और इन सेल में सबसे बाहरी जो ऑर्बिट होगा उसे ही हम क्या कहते थे, सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। इस सेल का जो नाम है वो क्या होगा, इस सेल का नाम वैलेंस सेल होता है। इसे आउटरमोस्ट सेल भी कहते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, अब हमने देखा इस वाली सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस वाली सेल में आउटरमोस्ट सेल में या बैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा अब वो कैसा होना चाहिए, सिंगल एटम। ठीक है ना, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। और सिंगल एलिमेंट है या डबल है या ट्रिपल है वो तो इसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, एटम पे डिपेंड करता है कि कौन सा अपने एलिमेंट या एटम उठा रखा है। ठीक है ना। ठीक है, तो देखते हैं अपने सबसे पहले अपने देखा ये अपना इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी ये क्या कहलाती थी, एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, अपने प्रीवियस लेक्चर में इसे पढ़ भी रखा है। तो आइए देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जो बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल में जो अपनी इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस से दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। अब जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होना चाहिए, जो अपना एलिमेंट है जो एटम है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए सिंगल आइसोलेटेड एटम, सिंगल आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। ठीक है ना। और इसमें कम से कम एनर्जी देनी चाहिए हमें, क्योंकि ये कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, बस लॉसली होना चाहिए थोड़ा सा। देखिएगा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले अपने देखते हैं बैलेंस सेल को। बैलेंस सेल मतलब इसमें ऑर्बिट अपना प्रेजेंट है। तो देखिएगा, देखते हैं, लिखा है डेफिनेशन के रूप में इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट। अपने को एनर्जी जो देनी है वो कैसी देनी है, बहुत कम देनी है, मिनिमम अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लॉसली बॉन्डेड, मतलब ज़्यादा बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, लॉसली होना चाहिए, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। और जिससे अपने इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं, जिससे अपने इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, गैस के फॉर्म में वो होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो हमने देखा जो बैलेंस सेल में है सबसे दूर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे हो जाती है, आउटरमोस्ट सेल की दूरी दूर हो जाती है। तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन लग नहीं पाता है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस अपना कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन लग नहीं पाता है। जब अट्रैक्शन नहीं लग पाता है तो इनकी दूरी जो है वो कैसी हो जाती है, दूर है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन लग नहीं पाएगा। तो अपने थोड़ी सी जो एनर्जी देते हैं, जो इसे एनर्जी देंगे और एनर्जी देने के दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जो अपने इसे एनर्जी दी है वही एनर्जी क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। उसी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिएगा, हम देखते हैं लिखा भी है इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट एनर्जी, क्योंकि ये दूर है यहाँ से, इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी कैसी है, दूर है, तो इससे थोड़ी सी एनर्जी दोगे ये अपने आप ही निकल जाएगा। तो लिखा है लॉसली मतलब मिनिमम एनर्जी देनी चाहिए रिक्वायर्ड टू रिमूव, इससे रिमूव इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लॉसली मतलब लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन है आपका ज़्यादा मतलब ज़्यादा पावरफुल या फिर ज़्यादा अट्रैक्शनेबल नहीं है, ये वीकली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा दूर हो गई है। तो हमें जो देखने को मिला आइसोलेटेड, और सबसे पहले जो एटम होना चाहिए, अपना एलिमेंट जो होना चाहिए, एटम होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, और खासकर कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है विदाउट एनी बॉन्डिंग विद अदर एटम, किसी और एटम से उसका बॉन्ड मिला हुआ नहीं होना चाहिए, उस किसी दूसरे एटम से उसका, देखो लिखा है विद अदर एटम, किसी दूसरे से उसका
बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, इसी के साथ आगे देखते हैं। देखिएगा लिखा है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। इसे देखिएगा लिखा है इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव, आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव, सॉरी लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव नहीं कर सकते फ्रॉम सॉलिड स्टेट से। आप कभी भी सॉलिड स्टेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते। एन एटम इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्जन और सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। देखिए आप कभी भी किसी भी एटम जो हमारा कैसा है सॉलिड स्टेट में है, वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके बॉन्ड हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली है और हमें देखना पड़ेगा उसे, उन्हें तोड़ने के लिए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर लिखा है मिनिमम अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड, कि कम से कम एनर्जी हमें उन्हें देनी है, ठीक है। ठीक है, देखो लिखा भी है का मतलब, हाँ सॉरी, यहाँ पर कहना चाह रहा है सॉलिड स्टेट से आप इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, तो ठीक है। सबसे पहले सॉलिड जो हमारा एटम है उसे सॉलिड से गैसियस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, और सॉलिड से किसी भी एटम को सॉलिड से गैस में ले जाने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हम सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। देखो लिखा भी है, क्या कहते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। अब आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वो भी इजीली, कम से कम एनर्जी देके। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखो लिखा है फॉर एनी न्यूट्रल एटम, आप किसी भी न्यूट्रल एटम, एनी मतलब कोई सा भी हो, पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई सा भी न्यूट्रल एटम उठा लीजिए, उसकी बात कर रहा है। यहाँ पर लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। न्यूट्रल एटम जिस पर कोई चार्ज नहीं है, वहाँ पर अगर आप एनर्जी उसे दोगे तो वो किस में कह रहा है? एंडोथर्मिक होगी। हमेशा जो हीट है, जो मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं, तो वो कैसी होगी? एंडोथर्मिक। कैसे होगी एंडोथर्मिक? मान लो आपने इसे एनर्जी दी है, आपने इसे एनर्जी दी है किसे? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और ये एटम है, ये कैसा है? आइसोलेटेड गैसियस एटम है। बोलो ठीक है। सिंगल बॉन्डेड है, किसी दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। बोलो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने इन्हें इसे क्या दी? एनर्जी दी, और जो एनर्जी हमने दी है, जो एनर्जी हमने दी है, और वो एनर्जी जो एनर्जी हमने दी है, वो एनर्जी को ये एटम क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो हमें जो देखा गया वो देखने को ये मिला, जितनी हम एनर्जी इसे देंगे, कम से कम एनर्जी, जितनी एनर्जी हम देंगे इसे, और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें जितनी एनर्जी इसे देनी पड़ रही है, वही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब एक बात बताइए, हमने इसे एनर्जी दी है, तो इसे एनर्जी दी है तो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है? ऑफकोर्स एंडोथर्मिक है। कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इसका जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जो प्रोसेस है एंडोथर्मिक है, और इसका डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। पहली बात तो एक बात बताइए कि जो अपना एटम है वो कैसा होना चाहिए? सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, जैसे नोबल गैस के हो गए, वो सारे कैसे हैं? गैसियस एटम हैं, और सिंगल हैं, आइसोलेटेड सिंगल एटम है वो, और उनमें से आप इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। कौन से सेल में? जो सेल में अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो होती है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, या आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से या न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की दूरी कम मतलब ज़्यादा हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की सेल की दूरी ज़्यादा हो जाती है, तो आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो वहाँ से बॉन्ड ज़्यादा है नहीं, अट्रैक्शन ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ से इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। लिखा है इट इज़ मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेज़र कर सकते हैं। किस पर? देखो इस पर लिखा भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना, इसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे अपने बात करें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की ये होती क्या है, तो देखिएगा लिखा है फॉर एन एटम मेटल, कोई भी हमने मान लिया मेटल और वो कैसा होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर फॉलो, उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉलो करती है। तो मुझे आप लोग इतना बताइए कि आप सबसे पहले किसी मेटल को लूँगा मैं, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में। ये हमने कोई मेटल लिया जो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। इसको हमने एनर्जी दी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में, इसे हमने एनर्जी मान लो एनर्जी फर्स्ट दी है। किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल के, उसी मेटल के मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा दी जाती है वही तो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। बोले ठीक है सर। आगे देखिए, हमने किसी मेटल को एनर्जी दी है उसके एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में। जब मैं यहाँ से एनर्जी दूंगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कराएगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। बोले ठीक है। यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन को भी शो कराना पड़ेगा। बोले ठीक है। ये जो हमने दी है इसी को हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, उसे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कहते हैं। अब उसी मेटल से जिससे आपने क्या एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, उसी एटम से, इसी मेटल से आप फिर से एक एनर्जी दीजिए, फिर से आपने एनर्जी दी इसे, एनर्जी सेकंड, और फिर से अपने क्या किया, आपने इनका इलेक्ट्रॉन फिर से एक निकाल दिया, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, एक तो पहले ही था, अब आपने फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इसका, तो कितना हो गया, सेकंड और इलेक्ट्रॉन और जो एनर्जी दी है आपने वही क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ठीक है, बोले ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर से उसी एटम, फिर से उसी मेटल जो हमारा किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, उसी को मैं फिर से एनर्जी दूंगा और फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, उससे हमने फिर से आयनाइजेशन एनर्जी तो मतलब एनर्जी थर्ड दी और फिर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब इस पे चार्ज कितना था, पहले 2 था, अब इस पे चार्ज 3 आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये जो एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड कहलाएगी। ठीक है, हमने देखा सबसे पहले मैंने कोई भी मेटल लिया है जो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, उसमें मैंने एनर्जी दी है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में जो ऊर्जा दी जाती है, जो एनर्जी दी जाती है वही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है ना। बाकायदा जो आपका मेटल है वो कैसा होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। आप सॉलिड फॉर्म से, जो मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में है उससे आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में है वो बहुत ज़्यादा कंबाइन रहेंगे उसके बॉन्ड, आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है ना। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले मैंने बात की, कोई मेटल लिया जो किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, उसमें मैंने एनर्जी दी, एनर्जी जो दी है तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो अपना चार्ज दिखाएगा, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो करा रहा है। इलेक्ट्रॉन पे ऑलवेज नेगेटिव चार्ज रहता है। जो एनर्जी हमने दी है उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब फिर से मैंने उसी मेटल को उठाया, यहाँ पर रखा और फिर से हमने एनर्जी दी उसे, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, उसे आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड कहेंगे। ठीक है ना। फिर से मैंने उसी मेटल को उठाया और फिर से जिसका इलेक्ट्रॉन दोनों निकल चुके हैं और मैंने फिर से यहाँ पर रखा, तो फिर से मैंने उसे एनर्जी दी, थर्ड एनर्जी थर्ड दी और फिर से मैंने उसमें से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया है, जो रिमूव हुआ है वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। वही हमारी जो रिमूव होने के बाद जो एनर्जी हमने दी है वो हमारे कौन सी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारा कौन था, M+, उसके बाद कौन है, पहले देखो सबसे पहले हमें जो देखने को मिला हमारा मेटल है जो न्यूट्रल एटम है और गैसियस फॉर्म में है। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है ऐसा एटम जिस पर हमारा कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, ये हमारा न्यूट्रल मेटल है। अब हम क्या करेंगे, इसे एनर्जी देंगे, सबसे वो कन्वर्ट किस में हुआ, M+ में। ठीक है ना। फिर ये किस में हुआ, M+2 में, फिर ये किस में चेंज हुआ है, M+3 में, 2 में और 3 में। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि एक बात बताइए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पॉजिटिव चार्ज के बटे निगेटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के बटे निगेटिव चार्ज के। अब हमें पता है
कि जेड इफेक्ट हमारा पॉजिटिव चार्ज पे ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज हमारा इस साइड है, पॉजिटिव के 3, 2, 1, 0 इस पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। बोले ठीक है, तो जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा होगा, और अट्रैक्शन जब ज़्यादा लग रहा होगा तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी, आप खुद बताइए, हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर ज़्यादा है उधर जेड इफेक्ट ज़्यादा है। अब जेड इफेक्ट ज़्यादा है तो मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब अट्रैक्शन जब ज़्यादा है तो हमें उसे अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कैसा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब वहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा जो देनी पड़ेगी, जो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो ज़्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकला वो हमें निकला है कि हमारा आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये ऑलवेज रहते हैं। ठीक है ना, हमेशा जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू सेकंड के, कंपेयर टू फर्स्ट के। ठीक है ना, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सबसे कम रहेगी क्योंकि वहाँ से अभी कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं था। ठीक है ना, फिर हमने उसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, हमारी एनर्जी और बढ़ गई। फिर हमने देखा फिर उसी मेटल से हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, हमें आयनाइजेशन एनर्जी और देनी ज़्यादा पड़ी। ठीक है ना, ठीक है। यहीं पर अपने क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सबसे पहले आर्गन है, अगर आर्गन में से सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। मैं उसी गैसियस एटम से फिर से एक मेटल निकाल लूँगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा तो उसे मैं कहूँगा आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ऐसी मैं कहूँगा थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो देखिएगा यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो आपको ये बताना है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा किस में रहेगी। तो करेक्ट ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1, 2, 3, मतलब 1 में हमें ज़्यादा देनी पड़ी कंपेयर टू सेकंड के, कंपेयर टू थर्ड के। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि हमें जो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी थी फर्स्ट में नहीं बल्कि थर्ड में, सेकंड में, फिर फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट थर्ड में सबसे ज़्यादा देनी पड़ी थी, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में सबसे कम देनी पड़ी थी। ठीक है ना, ठीक है। तो ये ऑर्डर तो अपना कैंसिल हो गया। अब इनको तीनों एनर्जी बराबर तो देनी नहीं पड़ी है। ठीक है ना, ये भी गलत हुआ। अपने बात करते हैं इसकी, तो E1 बराबर E2, नहीं ये भी गलत है। तो अपने देखते हैं सी वाली, और सी वाला देखो ऑप्शन राइट है। क्यों, हमें आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड मतलब थर्ड को ज़्यादा देनी पड़ी थी कंपेयर टू सेकंड के, कंपेयर टू फर्स्ट के। ठीक है ना, तो थर्ड में हमें ज़्यादा देनी पड़ी आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। आंसर सी वाला राइट है। ठीक है ना, ठीक। अब देखते हैं आगे, तो अपन को देखते हैं सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब हमें बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन राइट है जिसमें हमें सबसे पहले जो एनर्जी देनी पड़े, सबसे पहली जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कौन से में अपनी करेक्ट रहेगी। लिखा है रिप्रेजेंटेड। ठीक है ना, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को रिप्रेजेंटेड करा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट को। तो देखिएगा हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इसमें, पहले ऑप्शन में तो आपको जो दिख रहा है सॉलिड, सॉलिड से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, गैस में। तो इससे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, गैस में। तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाएगी, सब्लिमेशन एनर्जी। किसी गैसियस फॉर्म से, किसी सॉलिड फॉर्म से गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए, या गैसियस से कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड में जो एनर्जी दी जाती है वही अपनी कौन सी होती है, सब्लिमेशन एनर्जी। तो यहाँ पर पहली एनर्जी तो सब्लिमेशन होगी, मतलब ये आंसर गलत हुआ। यहाँ पर मैं बात करूँ सेकंड वाले में तो लिखा है 1/2F। यहाँ पर देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन तो निकाला है, ये भी गैसियस एटम है, ये भी गैसियस एटम है, लेकिन ये आइसोलेटेड गैसियस एटम नहीं है, ये सिंगल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर है 1/2F2, यहाँ पर F2 होगा। ठीक है ना, F2 मतलब जो एटम है अपना कैसा है, जो एटम है वो F2 आइसोलेटेड गैसियस एटम नहीं है। ठीक है ना, आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम नहीं है। तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हुआ। अपने बात करते हैं सबसे पहले थर्ड 3 वाले की, सी वाले की। तो देखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो निकालनी पड़ती थी तो हमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो पॉजिटिव चार्ज कितना आना चाहिए, 1, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2।
तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हुआ, क्योंकि हम किसी मेटल से जब आप इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी निकालोगे तो बनेगा Mg+, ये कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, लेकिन ऑप्शन ये नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पर वह देखते हैं ये आइसोलेटेड है, हाँ है, क्योंकि नोबल गैस के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब आइसोलेटेड होते हैं। ठीक है ना। ये आइसोलेटेड है, बोले जी सर है। अपने बात करें ये गैसियस है, बोले है, बोले हमें दिख रहा है ये गैसियस है, पहली बात तो हमें पता है नोबल गैस के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के सब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। ठीक, आइएगा देखते हैं अपने सबसे पहले एक्सी है जो है ना, जीनॉन मतलब क्या है, जीनॉन है, वो हमारा गैसियस फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, तो हमारी मतलब क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट यही एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें अपना डी ऑप्शन राइट है। ठीक है ना। यहाँ पर अपने 2 ही क्वेश्चन हुए हैं और बाकी अपने सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना। ठीक है। अब अपने देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अपने मतलब आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, देखते हैं फिर। आइए देखिए अपने बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग की। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं अपनी आयनाइजेशन एनर्जी को, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है पीरियड की फॉर्म में हम देखते हैं जेड इफेक्ट, अधिकांशतर हमें देखने को मिला, जैसे अपने रेडियस पढ़ के आए थे अपने अगले मतलब प्रीवियस लेक्चर में रेडियस पढ़ी थी, उसमें भी जेड इफेक्ट बहुत कारगर था एटॉमिक रेडियस को बढ़ाने में और घटाने में। ठीक है ना। ठीक, बात करते हैं अगला, कुछ समय मतलब कुछ हमें देखने को मिलेगा, कुछ टाइम हमें देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी अपनी आयनाइजेशन एनर्जी पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना। तो सबसे अपने पहले बढ़ते हैं पीरियड की तरफ। तो मुझे इतना बताइए, लेफ़्ट टू राइट जाने पे, लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो अपना रेडियस है या फिर जेड इफेक्ट है वो बढ़ता है या फिर घटता है, जो जेड इफेक्ट है वो घटता है या बढ़ता है। ठीक है ना। तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, बोले ठीक है। जब जेड इफेक्ट हमारा बढ़ेगा तभी तो जो रेडियस है वो घटेगी, तभी तो वो रेडियस क्या करेगी, घटेगी, बोले ठीक है। जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो रेडियस भी घटेगी, बोले ठीक है। जेड इफेक्ट बढ़ा, रेडियस घटी, तो जेड इफेक्ट का मतलब क्या है, अट्रैक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा। जेड इफेक्ट का बढ़ने से हमें पता चलता है अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कोई भी मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन बढ़ा तो पहले इतना था, अट्रैक्शन कम था, अब अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक है ना। तो हमें जब देखने को मिला कि अट्रैक्शन घटा, मतलब अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हमें देनी पड़ेगी। तो हमें देखने को मिला पीरियड में कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्ट के। यहाँ से तो ये कंक्लूजन निकला कि हम जितना हमारा अट्रैक्शन होगा उतनी ही हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर जेड इफेक्ट कम होगा तो आयनाइजेशन कम देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अपने बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें, इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम अपना जो रेडियस है वो क्या करेगी, रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ेगी। अपनी जो रेडियस है वो टॉप टू बॉटम बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कैसा होगा, अट्रैक्शन कम होगा। और जब अट्रैक्शन कम हुआ है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसी रहेगी, कम हो जाएगी। अट्रैक्शन जब कम हुआ, अट्रैक्शन कैसा हुआ है, कम हुआ है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आया वो निकल के आया कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी किसके, रेडियस के। अब रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रेडियस घटेगी। ठीक है ना। ठीक है, अपने बात करते हैं एक बहुत ही शानदार है। सबसे पहले अपने देखते हैं जेड इफेक्ट के बारे में। तो जेड इफेक्ट के बारे में अपने सबने देख ही रखा है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड यहाँ लिख रहे हैं अपने, थर्ड पॉइंट है जेड इफेक्ट। और जेड इफेक्ट का फार्मूला सभी को पता है, पॉजिटिव चार्ज बटे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बटे नेगेटिव चार्ज, और यही अपना होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आयनाइजेशन एनर्जी के।
मतलब अगर अपना जेड इफेक्ट बढ़ा तो पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा और इसके साथ में आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी और जेड इफेक्ट भी घटेगा। ठीक है ना। अब अपने पढ़ते हैं चौथा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं। अपने चौथा पॉइंट है, अपने 3 तक यहाँ तक पढ़ ली, ये तीसरा पॉइंट था जेड इफेक्ट के बारे में। अब अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखो चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपनी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो अपने एक बात देखते हैं कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन से होते हैं? हाफ फील्ड वाले, और दूसरे कौन से होते हैं? फुल फील्ड वाले। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें इन्हीं को देनी पड़ेगी। हम बात करें हाफ फील्ड और फुली फील्ड। हम बात करें हाफ फील्ड की तो देखिएगा अपने एस सब सेल में, एस में कितने आते हैं? अपने 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अपने कितने रखेंगे? ओनली 1, क्योंकि हाफ फील्ड है। पी में 6 आते हैं तो अपने कितने रखेंगे? 3। डी में कितने आते हैं? 10 आते हैं तो अपने कितने रखेंगे? 5। और एफ में 14 आते हैं तो अपने कितने रखेंगे? 7। ये अपने हाफ फील्ड हो गए। फुल फील्ड की बात करूं तो S2 और पी में कितने आते हैं? 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। और एफ में कितने आते हैं? 14। ठीक है ना। ये अपने फुली फील्ड है, ये अपने हाफ फील्ड है। ठीक है। यहाँ तक तो अपने ये हुआ। अपने आगे बात करते हैं तो देखिएगा अपने कभी भी S को काउंट नहीं करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्यों? क्योंकि ये मान के चलो कि सेल ओनली एक ऑर्बिट रहता है इसके पास कितने डिब्बे रहते हैं? 1। पी के पास कितने रहते हैं? 3। डी के पास कितने रहते हैं? 5। एफ के पास कितने डिब्बे रहते हैं? 7। ठीक है ना। ठीक है। अब अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब एस के पास 1 डिब्बा है तो ये अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता दूसरे के साथ। कंपेयर टू मैं दिखाऊं तो पी में देखिएगा, पी में 1 2 3, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकता है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, लेकिन ये वाला किसी के साथ अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, इसीलिए ये स्टेबल नहीं माना गया है, तो इसे कंसीडर नहीं कर सकते। देखिए अपने आगे बात करते हैं, लिखा है Np3 और Np4। Np3 और Np4 में से एक बात बताइए, जो अपना P सब सेल है वो हाफ फील्ड है या फिर P4 हाफ फील्ड है? P3 हाफ फील्ड है या P4 हाफ फील्ड है? तो अपने देखते हैं कि जो हाफ फील्ड होता है वो स्टेबल होता है और मुझे आयनाइजेशन एनर्जी उसे ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है ना। यहाँ पर मैं बात करूँगा आयनाइजेशन एनर्जी किसे कम देनी पड़ेगी? इसे, किसे? Np3 को। बोले ठीक है। वो सॉरी Np4 को हमें आयनाइजेशन एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी, और Np3 को हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है ये कैसा है, P में 3 आते हैं और P में 6 आते हैं, ये कैसा है? हाफ फील्ड है, तो हमें इसे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और ये इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने ओनली वैलिड। ये सिर्फ वैलिड कहाँ तक होता है? ओनली 4th पीरियड तक, उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड आने लगते हैं। ठीक है ना। देखते हैं आगे अपने बात करते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर अपने बात करते हैं ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखिएगा अपने बात करते हैं सबसे पहले S और P में बात करते हैं, S ब्लॉक की और P ब्लॉक की। तो S की बात करता हूँ, फर्स्ट S, ये वाला सेकेंड, ये वाला P में 1, ये P में 2, P में 3, P में 4 और P5, P6। अपने बात करते हैं ये कैसा है, इसे तो काउंट ही नहीं करते हैं सर। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बात करते हैं सेकंड वाले की, तो जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, बोलो ठीक है, ये पूरा फील्ड है, मतलब पूरा फील्ड है, मतलब इसमें कितने आते हैं? 2 आते हैं, तो ये भी कैसे हैं? 2 हैं। बोले ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँ P की,
P1 P2 और P3 ये कैसा है, हाफ फिल्ड है, बोले ठीक है। ये फुल फिल्ड नहीं, ये नॉर्मल है, और ये अपना फुल फिल्ड है, बोले ठीक है। ये कैसा है, हाफ फिल्ड, और ये कैसा है, फुली फिल्ड, ठीक है, ठीक है। अपने देखते हैं सबसे पहले कि अपना जो हाफ फिल्ड होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है कंपेयर टू नॉर्मल एलिमेंट के। यहाँ पर फुलफिल होता और यहाँ पर नॉर्मल होता, फिर भी हमें फुलफिल्ड को ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती। और फुलफिल्ड कैसे पता चलेगा, अपने देख रखा है P में 6 आते हैं, तो इसका कितना है 3, मतलब हाफ फिल्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं अपने, आगे देखिए अपने देखते हैं ग्रुप 15 की, और ये ओनली कहाँ तक वैलिड है, 4th तक, इतना याद रखना, इसे रट लो, समझ लो, ऐसा है, ये आता ही आता है। ग्रुप 15 की बात करूँ, ग्रुप 16 की, ये 16 एलिमेंट है, इसमें Np4 ही रहेगा, यहाँ पर कितना है Np3 ही रहेगा। जो सेल्स हैं वो ये कौन से ग्रुप का, मतलब कौन सी पीरियड का है, इसकी मैं बात करता हूँ, सेकेंड पीरियड का है, ये कौन सा है, थर्ड पीरियड का है, ये 4th पीरियड का है, ये 5th पीरियड का है, और ये अपना आ जाता है 6th पीरियड का। तो देखिएगा सबसे पहले ये कहाँ तक वैलिड है, ओनली और ओनली कहाँ तक वैलिड है, 4th पीरियड तक, मतलब सेकंड पीरियड तक ये रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हमें निकालने में मुश्किल होगी, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी इसके। तो हमने देखा नाइट्रोजन को हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी कंपेयर टू ऑक्सीजन के। ये आप रटना मत, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना कि जिसका हाफ फिल्ड होगा या फुली फिल्ड होगा वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना, ठीक है। देखिएगा लिखा है नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन को हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कंपेयर टू ऑक्सीजन के। हम यहाँ पर फास्फोरस की बात करें, हमें ज़्यादा, आर्सेनिक को ज़्यादा, लेकिन जैसे ही पढ़ूंगा मैं इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ये ओनली वैलिड है कहाँ तक, 4th पीरियड तक, ये 4th पीरियड तक ही वैलिड है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद 5th पीरियड में गैप आना स्टार्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करना, अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र तेज कर देता है, इसीलिए अपना जनरल ट्रेंड आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ इसी के आगे, तो इसमें तो नॉर्मल हो जाएगा, बोले ठीक है। देखिएगा ये गलत हो गया अपने से, ACTEPO ऐसे आएंगे, ठीक है ना, ये T तक। यहाँ पर मैं बात करूँ इधर के साइज, मतलब यहाँ पर फर्स्ट 15 ग्रुप के ज़्यादा था इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन अब नॉर्मल ट्रेंड रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। ऐसी बात करते हैं अपने किसकी, पीरियड की, ठीक है ना। यहाँ पर अपने किसकी बात की है, ग्रुप की बात की है, और ऐसी अपने बात करते हैं पीरियड की, ठीक है ना। तो पीरियड की बात करने के लिए पहले इसे रेस करना पड़ेगा, चलो ये रेस करते हैं। देखिए अपने आगे बात करते हैं, लिखा है Np3 और Np4। Np3 और Np4 में से एक बात बताइए, जो अपना P सब सेल है वो हाफ फिल्ड है या फिर P4 हाफ फिल्ड है, P3 हाफ फिल्ड है या P4 हाफ फिल्ड है। तो अपने देखते हैं कि जो हाफ फिल्ड होता है वो स्टेबल होता है और मुझे आयनाइजेशन एनर्जी उसे ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बात करूँगा आयनाइजेशन एनर्जी किसे कम देनी पड़ेगी, इसे, किसे, Np3 को, बोले ठीक है, वो सॉरी Np4 को हमें आयनाइजेशन एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, और Np3 को हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है ये कैसा है, P में 3 आते हैं और P में 6 आते हैं, ये कैसा है, हाफ फिल्ड है, तो हमें इसे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और ये इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने ओनली वैलिड, ये सिर्फ वैलिड कहाँ तक होता है, ओनली 4th पीरियड तक, उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड आने लगते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आगे अपने बात करते हैं, एक बात बताइए, यहाँ पर अपने बात करते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिएगा अपने बात करते हैं सबसे पहले S और P में बात करते हैं, S ब्लॉक की और P ब्लॉक की। तो S की बात करता हूँ, फर्स्ट S, ये वाला सेकेंड, ये वाला P में 1, ये P में 2, P में 3, P में 4 और P5, P6। अपने बात करते हैं ये कैसा है, इसे तो काउंट ही नहीं करते हैं सर, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अपने बात करते हैं सेकंड वाले की, तो जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है बोले ठीक है ये पूरा फुलफिल्ड है, मतलब पूरा फिल्ड है, मतलब इसमें कितने आते हैं 2 आते हैं, तो ये भी कैसे हैं 2 हैं बोले ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँ P की, P1 P2 और P3 ये कैसा है हाफ फिल्ड है बोले ठीक है, ये फुलफिल्ड नहीं है नॉर्मल है, और ये अपना फुलफिल्ड है बोले ठीक है, ये कैसा है हाफ फिल्ड, और ये कैसा है फुली फिल्ड, ठीक है ठीक है। अपने देखते हैं सबसे पहले कि अपना जो हाफ फिल्ड होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है कंपेयर टू नॉर्मल एलिमेंट के। यहाँ पर फुलफिल्ड होता और यहाँ पर नॉर्मल होता, फिर भी हमें फुलफिल्ड को ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती। अब फुलफिल्ड कैसे पता चलेगा, अपने देख रखा है P में 6 आते हैं, तो इसका कितना है 3, मतलब हाफ फिल्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं अपने, आगे देखिए अपने देखते हैं ग्रुप 15 की, और ये ओनली कहाँ तक वैलिड है 4th तक, इतना याद रखना, इसे रट लो समझ लो, ऐसा है ये आता ही आता है। ग्रुप 15 की बात करूँ, ग्रुप 16 की, ये 16 एलिमेंट है, इसमें Np4 ही रहेगा, यहाँ पर कितना है Np3 ही रहेगा। जो सेल्स हैं वो ये कौन से ग्रुप का, मतलब कौन सी पीरियड का है, इसकी मैं बात करता हूँ सेकेंड पीरियड का है, ये कौन सा है 3rd पीरियड का है, ये 4th पीरियड का है, ये 5th पीरियड का है, और ये अपना आ जाता है 6th पीरियड का। तो देखिएगा सबसे पहले ये कहाँ तक वैलिड है, ओनली और ओनली कहाँ तक वैलिड है 4th पीरियड तक, मतलब सेकंड पीरियड तक ये रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हमें निकालने में मुश्किल होगी, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी इसके। तो हमने देखा नाइट्रोजन को हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी कंपेयर टू ऑक्सीजन के। ये आप रटना मत, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना कि जिसका हाफ फिल्ड होगा या फुली फिल्ड होगा वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना, ठीक है। देखिएगा लिखा है नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन को हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कंपेयर टू ऑक्सीजन के। हम यहाँ पर फास्फोरस की बात करें हमें ज़्यादा, आर्सेनिक को ज़्यादा, लेकिन जैसे ही पढ़ूंगा मैं इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये ओनली वैलिड है कहाँ तक 4th पीरियड तक, ये 4th पीरियड तक ही वैलिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद 5th पीरियड में गैप आना स्टार्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करना अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र तेज कर देता है, इसीलिए अपना जनरल ट्रेंड आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ इसी के आगे, तो इसमें तो नॉर्मल हो जाएगा बोले ठीक है। देखिएगा ये गलत हो गया अपने से, ACTEPO ऐसे आएंगे, ठीक है ना, ये T था। यहाँ पर मैं बात करूँ इधर के साइज, मतलब यहाँ पर फर्स्ट 15 ग्रुप के ज़्यादा था इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन अब नॉर्मल ट्रेंड रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। ऐसी बात करते हैं अपने किसकी, पीरियड की, ठीक है ना। यहाँ पर अपने किसकी बात की है, ग्रुप की बात की है, और ऐसी अपने बात करते हैं पीरियड की। देखिएगा अपने पीरियड के बारे में बात करते हैं, पीरियड के बारे में। तो पीरियड में अपने देखा, अपने लिए सबसे पहले सेकेंड पीरियड की बात करते हैं हम, सेकेंड पीरियड की। अब यहाँ पर सेकेंड पीरियड में बात करने के लिए तो देखिएगा हमारा है NS, यहाँ पर हम बात करते हैं इन अ पीरियड, इन अ पीरियड। देखिए हम पीरियड की बात करते हैं सबसे पहले, देखिएगा पीरियड में देखते हैं अपने इन अ पीरियड S एंड P की बात करते हैं, ठीक है ना, S ब्लॉक की एंड P ब्लॉक की। यहाँ तक अपना कौन सा है S ब्लॉक, आगे कौन सा है P ब्लॉक। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे जिससे अपने आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस निकाल पाएँ, ठीक है ना। तो अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका होगा फर्स्ट S1 और इसका कितना होगा 2S2, इसका कितना होगा 2P, ये P सेल में आ गया तो P, इसका 2P2, इसका कितना होगा 2P3, इसका 2P4, इसका कितना होगा 2P5 और इसका कितना होगा 2P6, ठीक है ना, ठीक है। अब अपने इसके आगे बात करते हैं, तो मुझे इतना बताइए कि फर्स्ट S को काउंट करते ही नहीं है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का जो ट्रेंड निकल के आएगा वो हमारा क्या निकलेगा, Li का Li यहीं रहेगा, बोलो ठीक है। अपने आगे बात करें तो अब देखिएगा आगे क्या होता है। अपने बात करते हैं सबसे पहले, फिर इसके आगे कौन सा रहेगा, बेरिलियम। लेकिन ये कैसा है बेरिलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, फुलफिल है, तो ये एक कड़ी आगे और ये बोरॉन पीछे, बोरॉन यहाँ और बेरिलियम आगे।
इसी टाइप से अपने बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन ही रहेगा। नाइट्रोजन का देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड है, तो ये ऑक्सीजन से आगे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं अपने ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के बाद इसका फिर नॉर्मल ट्रेंड है, फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन, ठीक है ना। ये अपने आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का सीक्वेंस निकल के आया, ठीक है, ठीक है। इसी के बाद हम बात करते हैं अपने आगे, इसकी बात करूं तो ये किस में होगा, ये थर्ड पीरियड का है। मैं थर्ड पीरियड की बात करूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 3s2 3p1 और इसका कितना होगा 3p2, ये 3p3 और ये 3p4, ये 3p5 और ये 3p6, ठीक है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसे अरेंज करना है तो अरेंज भी कर सकते हैं, देखिएगा। इसे क्या करना है अपने को, ओनली इसका तो ट्रेंड होता ही नहीं है, तो N यहीं रहेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, ये P यहाँ आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर ये Mg यहाँ, फिर इसके आगे SI, और SI देखना ये यहीं पर रहेगा क्योंकि ये इधर पहुँच चुका है ना, SI यहीं रहेगा। और इसके आगे कौन पहुँच जाएगा, सल्फ़र, फिर फास्फोरस, फिर आगे क्लोरीन और फिर आर्गन, ठीक है ना। ये अपना क्या निकला, जनरल ट्रेंड थर्ड पीरियड का, ठीक है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग अपने समाप्त होते हैं, ठीक है ना। अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, साथ साथ में पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना।